guys and welcome to our today's video, which is our chapter number 9, the making of regional cultures, class 7 history. So now let us start it. Okay, so one of the commonest ways of describing people is in terms of language they speak. कि हम लोग people को मतलब एक basic जो common way है लोगों को डिस्क्राइब करने का, वो कैसे हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं. व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और एन ओरिया, दिस यूजुअली मीन्स दैट ही और शी स्पीक्स तमिल और ओरिया एंड लिव्स इन तमिलनाडु और उड़ीसा. कि जब हम लोग बोलते हैं कि ये है एक पर्सन है वो तमिल है या ओरिया, इसका मतलब क्या है कि वो या तो तमिलनाडु या फिर ओरिया की जो लैंग्वेज है वो स्पीक करता है, या फिर वो तमिलनाडु या फिर उड़ीसा से बिलोंग करता है. एंड वी ऑल्सो टेंड टू एसोशिएट ईच रिलीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ फूड, कि उनका फूड भी डिफर करता है, क्लोथ्स, पोएट्री, डांस एंड पेंटिंग. ठीक है. एंड समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव बीन एग्जिस्टेड फॉर टाइम इमोरियल, कि यही जो है इसकी मेन पहचान है, कि यही इनकी मेन आइडेंटिटी है. हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, के जो उनके जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं वो सारे इवॉल्व भी हुए हैं एंड इन फैक्ट आर स्टिल चेंजिंग, कि सारे वो अभी तक till this time they are still changing. And also what we understand as regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local traditions and with the ideas from other parts of the subcontinent. कि जो भी आज हम लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशन, एक अगर मेन ट्रेडिशन को ले लो तो वो दिस इज फॉर्म्ड, a tradition is formed by the mixing of several local traditions and all over the ideas of all over the subcontinent. ठीक है. So as we will see, some traditions appear specific to some religions, others seem to be similar across regions, कि कुछ जो ट्रेडिशन है वो शेयर करते हैं जो सारे रीजन्स या फिर रिलीजन्स हैं, एंड जो बाकी है वो सिर्फ एक रीजन या फिर एक रिलीजन का ही है. ठीक है. एंड येट अदर्स डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म ऑफ इन अदर रीजन्स. कि ऐसा भी हो जाता है कि जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको भुला दिया जाता है एंड जो नई प्रैक्टिसेस है वो ले ली जाती हैं. ठीक है. The Cheras and the development of Malayalam. So now let us begin by looking at an example of the connection between language and region. कि अभी हम लोग एक कनेक्शन के मतलब कनेक्शन देखने वाले हैं लैंग्वेज एंड रीजन का. ठीक है. द छेड़ा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज एस्टैब्लिश इन द 9th century इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला. कि क्या है ये एक महोदया जो पुरम है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? 9th century में वो इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है. इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट, कि जो साउथ वेस्टर्न मतलब जो नीचे वाला एंड दिस पार्ट, मान लो मैं एक ओके सो बेसिकली टेक दिस एज अ कंट्री. तो अभी हम लोग क्या करने वाले कि इस साउथ वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या है कि इसका जो साउथ पार्ट है यानी ये वाला पार्ट, एंड जो इसका वेस्टर्न पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसका, नहीं ये तो ईस्टर्न होता है, ये वाला ईस्टर्न होता है एंड ये वाला वेस्टर्न होता है. मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट में जो है इस्टेब्लिश हुआ है, वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में ये इस्टेब्लिश था इन द पेनिनसुला रीजन. ठीक है. द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, कि जो प्रेजेंट डे केरला मतलब आज के ज़माने में जो केरला के नाम से जाना जाता है वहाँ पे, इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया. आज भी मलयालम ही मतलब बोली जाती है. द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस, कि जो मलयालम लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू स्क्रिप्ट and in their inscriptions वगैरह में. And in fact this is the one of the earliest example of the use of a regional language in official records in the subcontinent. के जो रीजनल लैंग्वेज है, पहले सारे इंडिया में एक ही लैंग्वेज बोली जाती थी, बट फिर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, के एक रीजन की लैंग्वेज की एग्जाम्पल है, वन ऑफ द अर्लीस्ट की सबसे पुरानी रीजनल लैंग्वेज की ये एग्जाम्पल है इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सबकॉन्टिनेंट. At the same time, the Cheras also drew upon Sanskritic traditions. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. And the first literary work in Malayalam, dated to about the 12th century, are directly indebted to Sanskrit. तो क्या होता है कि जो छेड़ाज ने मतलब काफ़ी सारे जो इनके ट्रेडिशंस या फिर जो भी स्टोरीज एपिक्स वगैरह आप लोग बोल सकते हो वो भी संस्कृतिक ट्रेडिशन से लिए गए थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि जो थिएटर ऑफ केरला था जो इस पीरियड में था, तो उसकी जो स्टोरीज़ थी वो संस्कृत स्टोरीज से थोड़ी थोड़ी करके बोरो की गई थी, संस्कृत एपिक्स से जो पुरानी स्टोरीज़ है उससे बोरो की गई थी. एंड जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क मतलब जो लिटरेचर के फील्ड में जो वर्क हुआ था वो मलयालम में डेटेड इन द 12th century, के अबाउट 12th century में जो हुआ था वो भी संस्कृत से ही लिया गया था. ठीक है. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th century टेक्स्ट द Lilati Lakam, dealing with the grammar and poetics, was composed in Mani Pravalam, literally diamonds and corals, referring the two languages, Sanskrit and the regional language.
So now we will study about rulers and religious traditions, the Jagannath cult. So what is basically in the chapter that in other regions, regional culture grew अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस. ठीक है, कि जो रीजन का उस रीजन का जो कल्चर था वो रिलीजियस जो ट्रेडिशंस थे उसके ऊपर ही हुआ. ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम फॉर विष्णु. ठीक है, तो ये जगन्नाथ का क्या मतलब है, जो लॉर्ड होता है वर्ल्ड का, अ नेम फॉर विष्णु, विष्णु का ही एक नेम लिया गया है अलग. ठीक है, एंड एट पुरी उड़ीसा टू डेट द लोकल ट्राइब पीपल make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. कि क्या हुआ कि जो वहाँ का लोकल ट्राइब था वो वुडन इमेज बनाते हैं भगवान की, एंड उस विच सजेस्ट दैट द डाइटी वाज ओरिजिनली अ लोकल गॉड. तो वो क्या बताता है कि जो वो एक गॉड है वो लोकल गॉड है, हु वाज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु, कि उसी गॉड को फिर आगे जाके विष्णु से लिंक कर दिया गया था. एंड इन द 12th century वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गंगा डायनेस्टी, अनंतवर्मन, decided to erect a temple for Purushottam Jagannath at Puri. ठीक है, and subsequently in 1230 king Anang Ghabima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. That what happened in the 12th century, around the 12th century, जो एक रूलर था गंगा डायनेस्टी का अनंतवर्मन, उसने क्या किया कि एक टेम्पल बनाया पुरुषोत्तम जगन्नाथ में एक आठपुरी. सब्सिक्वेंटली इन 1230 जो किंग अनंग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्यूटी ऑफ द गॉड. इट मीन्स दैट ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द भक्त ऑफ द गॉड. एंड एज द टेम्पल गेन in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. कि जो उसकी अथॉरिटी थी सोशल एंड जो भी पॉलिटिकल मैटर्स होते थे उसमें बढ़ गई. एंड ऑल दोज हु कंकर्ड ओडिशा सच एज द मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी attempted to gain control over the temple because it was important, and they felt that this would make their rule acceptable to the local people because they had faith in the god. Okay? And the Rajputs and traditions of heroism, and in the 19th century the region that constitutes mostly present day Rajasthan was called Rajputana by British. ठीक है, जिसको हम लोग राजस्थान बोलते हैं आज के दिनों में उसको राजपुताना बोला जाता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी उनके द्वारा. एंड वाइल दिस मे सजेस्ट दैट दिस वाज एन एरिया दैट वाज इनहेबिटेड मेनली ओनली और मेनली बाय राजपूत्स, के इसका नाम ही अगर राजपूताना है तो मेनली इसका जो सारा जो रूल वगैरह था वो राजपूत्स का ही था. एंड दिस इज़ द ओनली पार्टली ट्रू, कि ये सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रू है. देयर वर several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of northern and central India, and of course there are several peoples other than Rajputs who lived in Rajasthan, and however the Rajputs were often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. कि जो Rajputs का मेन रोल माना गया है to in contributing the distinctive culture of राजस्थान, कि राजपूत के अलावा भी कई और लोग भी रहते थे राजस्थान में, बट जो मेन रोल है वो राजपूत का ही माना गया है राजस्थान के कल्चर्स वगैरह में. ठीक है, बनाने में. सो दीज कल्चरल ट्रेडिशंस were closely linked with the ideals and aspirations of rulers. From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. ठीक है, कि जो cultural traditions थे they were closely linked with the ideals and aspiration of the rulers, के रूलर के एस्पिरेशन पे ही वो बेस थे जो ट्रेडिशंस थे. एंड 8th century के अराउंड क्या हुआ, मोस्टली ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज. Prithviraj was one such ruler, and these rulers cherished the ideal of hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than defeat. Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recited by specially trained minstrels. These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example. And ordinary people were also attracted by these stories and were often depicted dramatic situations and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. So, what happened कि जो राजपूत रूलर्स थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, that they died on the battlefield rather than considering defeat. And these stories about Rajputs heroes were recorded in the inscriptions, poems and songs, whatever
विच वर रिसाइटेड बाई स्पेशली ट्रेंड मिन्स्ट्रल्स। एंड फिर इसी से एग्जाम्पल लेते थे जो ordinary people भी होते थे and were often attracted by these stories. And did women find a place within these stories? Sometimes they figure as the cause for conflicts, as men fought with one another to either win or protect women. And women are also depicted as following their heroic husbands in both life and death. And there are stories about the practice of sati or immolation of widows on the funeral pyre of their husbands. So कि वुमेन की प्लेस थी इन स्टोरीज में, वर वुमेन इंक्लूडेड इन द स्टोरीज. सो बेसिकली वुमेन वर यूजुअली कंसिडर्ड द कॉज फॉर कन्फ्लिक्ट्स, और द लड़ाई जो भी उनकी होती थी तो वुमेन्स को ज़्यादातर ये कंसिडर किया जाता था कि वही उसका कारण है, या फिर men fought with one another to either win or protect women. ओके, सो यू हैव प्रॉबेबली हर्ड अबाउट द सती कल्चर. तो सती में क्या होता है, जब एक वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी साथ में मरना पड़ता है. उसको या तो जला दिया जाता है या तो उसका जो फनरल होता है उस पर उसको मार दिया जाता है, ठीक है. और सती होता है इमोलेशन ऑफ विडोज, जो विधवा औरतें होती हैं, और द फनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड. सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडियल ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स. कि जो भी इन हीरोज़ के जो भी एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं उनको इनका जो मतलब क्या उनको अपनी लाइफ देनी पड़ती हैं, उनको मरना पड़ता है इफ़ दे वांटेड टू फॉलो देयर आइडियल और देयर हीरोज. ओके, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक. सो इफ हेरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम इज़ द ट्रू ऑफ डांस. कि अगर हीरोइक ट्रेडिशंस या फिर जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं वो डिफरेंट रीजन्स में पाए जा सकते हैं, तो यही डांस में भी होता है. कि लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वन डांस फॉर्म विच इज़ कथक. यू हैव प्रॉबेबली हर्ड ऑफ इट एंड नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी. ठीक है, तो ये जो कथक है वो वर्ड किससे लिया गया है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कथा. कथा जो आपने सुनी होगी, जो भी संस्कृत वगैरह के सीरियल्स चलते हैं, अगर आप वो देखते हो तो आपने इनमें से कई वर्ड सुने होंगे. कथा, कथा का मतलब है जो स्टोरी होती है, संस्कृत में स्टोरी होती है. एंड द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. सो अगर आपने कभी कथक की डांस फॉर्म देखी है तो उसमें क्या होता है ना, एक आर्ट है, वो डांस के थ्रू वो स्टोरी बताती है इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. एंड हु embellish their performances with gestures and songs, with their expressions they tell the story. And Kathak began evolving into distinct mode of dance in the 15th and the 16th centuries with the spread of the Bhakti movement. And the legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gesture of Kathak story tellers. ठीक है, जो राधा कृष्ण के जो भी मतलब लेजेंड्स या फिर जो भी स्टोरीज होती है वो ज़्यादातर कथक के द्वारा मतलब इंटरप्रेट की जाती है, और वट एवर यू कैन से कि परफॉर्म की जाती है कथक डांस फॉर्म की वजह से. ठीक है, under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its presence, features and developed into a form of dance with distinctive style. And subsequently it developed in two traditions or gharans, one in the court of Rajasthan, or you can say Jaipur, and the other in Lucknow under the patronage of Wajid Ali Shah, the Nawab of Awadh. सो व्हाट हैपेंड कि जो मुगल एम्परर्स थे एंड देयर नोबल्स, मतलब कथक उनके जो कोर्ट में एक बेसिक सी डांस फॉर्म बन गई थी. ठीक है, एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल. एंड फिर क्या हुआ, ये दो ट्रेडिशंस, इट डेवलप इन टू ट्रेडिशंस, और यू कैन से घरन्स. वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो राजपूत के कोर्ट में ये हुआ, एक राजपूत के कोर्ट में हुआ, and the other in Lucknow under the patronage of Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh के कोर्ट में हुआ. It grew into a major art form, and by the third quarter of the 19th century it was finally entrenched as a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh. That आज के ज़माने में ये जो डांस फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई है. ओके, इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे, जो आज के दिनों में पंजाब के, हरियाणा के, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश के एरियाज़ हैं, उनमें emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes, as well as on the
एनएक्टमेंट ऑफ स्टोरीज़, कि एक बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, बिकॉज इसमें जो रैपिड फुटवर्क मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपको अपने पैर चलाने पड़ते हैं. यू हैव टू एलैबोरेट द कॉस्ट्यूम्स, यू हैव टू मैच द कॉस्ट्यूम्स, एंड यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन योर एक्सप्रेशंस, एंड enactment of the stories is also important. So Kathak, like several other cultural practices, was viewed with the disfavor by most British administrators. कि British administrators थे जो ज़्यादातर वो इसका मतलब विरोध सा कर रहे थे. In the 19th and 12th centuries, however, it survived and continued to be performed by courtesans, कि जो कोर्ट में ये परफॉर्म करना, and was recognized as one of the 6 classical forms of dance in the country after independence. ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि देखो जो ब्रिटिश रूल था तो वो ज़्यादातर इसका विरोध करते थे, वो ज़्यादातर इसे करने नहीं देते थे. बट जो एरियाज बच गए थे ब्रिटिश की रूल की वजह से, वहाँ ये थोड़ा सर्वाइव कर गया था. एंड उसके बाद जो इंडिपेंडेंस के बाद इसको वन ऑफ द 6 क्लासिकल फॉर्म्स, इंडिया के जो क्लासिकल डांसेस हैं उसमें मतलब ले लिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस. पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द tradition of miniature. So another tradition that developed in different ways was that of miniature painting. Miniatures, as their very name suggests, miniature का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा small sized paintings होती है, generally done in watercolor or cloth or paper. And the earliest miniatures were on palm trees, leaves or wood में किया जाता था. And some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain text. कि Jain text को मतलब describe करने के लिए ये बनाई जाती थी miniature paintings in Western India. And the Mughals emperors Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts in poetry, and these were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting. तो ये बहुत ही ज़्यादा different scenes को describe सा कर देती थी, like the scene of battle, the scene of hunting and other aspects of social life, and they were often exchanged as gifts and were viewing only by an exclusive few, the emperor and his close associates. कि इसको व्यू कौन कर सकता था, या तो राजा कर सकता था या फिर जो उसके क्लोज एसोसिएट्स, उसके जो क्लोज नोबल्स होते थे. With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the court of emerging regional states. ठीक है, as a result, Mughal artistic taste influenced in the regional courts of Deccan and the Rajput courts of Rajasthan, and at the same time they retained and developed their distinctive characteristics. Portraits of rulers and court scenes came to be painted, and the following Mughal example, besides themes from mythology and poetry, were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota and Kishangarh. सो व्हाट हैपन कि जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन, मतलब जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने वाला था, तो मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स, कि जो बढ़ती स्टेट्स जो मतलब प्रगति के दौर में थी, इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स जो थी उसमें चले गए थे. एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जो मुग़ल के जो आर्टिस्टिक टेस्ट थे इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, बिकॉज दे वर वन ऑफ द इमर्जिंग रीजन्स. एंड एट द सेम टाइम वो क्या हुआ कि they also developed their distinctive characteristics, and portraits of rulers and court scenes came more common. कि ज़्यादातर कॉमन क्या थे, ये कोर्ट सीन्स होते थे. ठीक है, एंड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, बिसाइड्स थीम्स ऑफ माइथोलॉजी एंड पोइट्री वर ऑल्सो डिपिक्टेड इन दीज मिनिएचर पेंटिंग्स. अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स वाज द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड मॉडर्न डे ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये जो एक और जो आप लोग स्टेट बोल सकते हो जिसमें मिनिएचर पेंटिंग ज़्यादातर मशहूर थी, दैट वॉज द प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश. एंड बाय द लास्ट 17th सेंचुरी के जब एंड से आ गया था 17th सेंचुरी का, दिस रीजन हैड डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड भाशोली. तो ये जो इनका मिनिएचर पेंटिंग का जो एक स्टाइल था उसको हम लोग भासोली बोल देते हैं. द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वाज भानु दत्ताज रसम मंजारी. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्स्ट है. नदीर शाह's invasion and conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plans. कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जब मतलब नदीर शाह की जो इन्वेजन हुई थी एंड द कंक्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739, जो मुग़ल आर्टिस्ट थे वो हिल्स में आ गए थे टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द प्लेन्स. एंड हियर
They found ready patrons, which led by the founding of Kangra School of Painting. By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which brought the new spirit into miniature painting. कि क्या हुआ, मुगल्स जो उनकी लड़ाइयाँ वगैरह होती थी प्लेन्स में, उसको एस्केप करने के लिए जो मुगल्स के जो भी मिनिएचर पेंटर्स वगैरह होते थे वो हिल्स में आ गए थे, एंड उन्होंने फिर यहाँ पे एक कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग बन गया यहाँ पे. एंड इन द मिड 8th सेंचुरी के मध्य में क्या हुआ, जो कंगरा आर्टिस्ट थे वो उन्होंने एक ऐसा स्टाइल डेवलप कर लिया जिन्होंने मतलब जान फूंक दी थी मिनिएचर पेंटिंग्स में. एंड द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द Vaishnavite tradition. Soft colors including cool blues and greens and lyrical treatment of themes distinguish Kangra paintings. And remember that ordinary women and men painted as well on pots, walls, floors, clothes. Works of the art have occasionally survived, unlike miniatures that were carefully preserved in places for centuries. कि miniatures को तो preserve चाहे नहीं किया जाता था, बट क्या होता था, जो ऑर्डनरी वुमेन एंड मेन थे वो भी पेंट करते थे, वो मिनिएचर पेंट नहीं करते थे, वो वॉल्स वगैरह पे, ठीक है, फ्लोर्स वगैरह के, पॉट्स वगैरह पे, क्लोथ्स वगैरह पे पेंट करते थे, ठीक है. एंड वर्क्स ऑफ आर्ट occasionally survived. A closer look, Bengal, the growth of a regional language. So as we saw at the outset, we often tend to identify region in terms of the language spoke by people. कि हम लोग ज़्यादातर उनको distinguish करते हैं कि वो कौन सी language बोलते हैं. So we assume that people in Bengal always spoke Bengali. ठीक है, यही हम लोग assume करते थे कि जो बंगाल के people वो मतलब हमेशा ही बंगाली स्पीक करते हैं, जो पंजाब के पीपल हमेशा पंजाबी स्पीक करते हैं, केरला के पीपल ऑलवेज मलयाली स्पीक करते हैं. सो हाउएवर व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन दैट, व्हाइल बंगाली इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, कि जो बंगाली लैंग्वेज है वो उसको ये समझा जाता है कि वो संस्कृत से ली गई है. एंड अर्ली संस्कृत टेक्स्ट और मिड फर्स्ट मिलेनियम और यू कैन से BCE सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज. हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज, कि फिर कैसे नई लैंग्वेज इमर्ज हुई जब बंगाल के लोग संस्कृत लैंग्वेज बोलते ही नहीं थे. सो फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE कमर्शियल टाइज टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध, जो साउथ बिहार है, विच मे हैव लेड टू ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ संस्कृत. तो क्या हुआ, जो इसी जो सेंचुरी में क्या हुआ, इसी जो मगध का जो राज्य था ना वो बंगाल में धीरे धीरे इमर्ज, और यू कैन से कि धीरे धीरे जो उसका राज था वो बंगाल में भी चला गया. ऐसे करके जो संस्कृत है इन्फ्लुएंस हो गया इस एरिया में भी, बंगाल के एरिया में भी. एंड ड्यूरिंग द 4th century द गुप्त रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया. तो उनको भी thus the linguistic and cultural influence from mid-Ganga valley became stronger. And in the 7th century the Chinese traveler Zhuanzhang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. कि जो languages संस्कृत से मिलती जुलती languages use होने लग गई थी बंगाल में due to this. And from the 8th century Bengal became the center of a regional kingdom under the Pals. ठीक है, कि 8th century में फिर क्या हुआ कि जो बंगाल है वो सेंटर बन गया एक रीजनल किंगडम का अंडर द पाल्स. चैप्टर 2 में जिसके बारे में आपने रीड किया था. एंड बिटवीन द 14th and the 16th centuries what happened in the Bengal was ruled by sultans who were independent rulers in Delhi. ठीक है, फिर बंगाल धीरे धीरे जो दिल्ली के रूलर्स थे उसके अंदर आ गया. एट in 1586 when Akbar conquered Bengal it formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed एज अ रीजनल लैंग्वेज. कि 1586 में क्या हुआ, जब अकबर ने कंकर कर लिया बंगाल को, तो चाहे क्या था कि जो पर्शियन थी वो तो उनकी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी. आपने चैप्टर में पढ़ा था दिल्ली सुल्तान वाले में कि पर्शियन इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी दिल्ली सुल्तान की, बट फिर भी जो बंगाली लैंग्वेज है वो डेवलप हो गई थी इस रीजन में. ठीक है, एंड इन फैक्ट बाय द 15th century द बंगाली ग्रुप ऑफ dialects came to be united by a common literary language based as spoken language of western part of the region now known as West Bengal. Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources included tribal languages, Persian and European languages have become part of modern Bengali. कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही नहीं, काफ़ी सारी मतलब नॉन संस्कृत वर्ड्स भी हैं बंगाली में, जैसे कि पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस से बहुत सारे लैंग्वेजेस से वर्ड्स लिए गए, स्लैंग्स लिए गए जो मॉडर्न बंगाली में ऐड कर दिए गए ड्यूरिंग द 15th century. ओके, सो अर्ली बंगाली लिटरेचर मे बी डिवाइडेड इनटू 2 categories which was one indebted to Sanskrit and the other independent of it. कि क्या था,
एक था जो अर्ली बंगाली जो लिटरेचर था वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक जो संस्कृत के ऊपर डिपेंडेंट था, एक जो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स। पहला क्या है, पहले में क्या है, जो ट्रांसलेशन है संस्कृत एपिक्स के, जो संस्कृत में लिखे गए थे उसको बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया गया। द मंगल काव्यास, literally auspicious poems dealing with local deities, or you can say, and bhakti literature such as the biographies of Chetan Daya, the leader of Vaishnava Bhakti movement, etc etc, वो सारे लिए गए। And the second includes nath literature such as songs of Mayanamati, Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, fairy tales, folk tales and ballads, because these were written many centuries later in Bengali, originally in Bengal. The texts belonging to the first category are easier to date as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th century. कि ये जो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसको कैटेगरीज करना, कि जो फर्स्ट कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं टेक्स्ट उनको मतलब डेट करना कि वो किस डेट में बने थे और किस मतलब से कि किस सेंचुरी वगैरह में बने थे, उनको डेट करना ज़्यादा इजी है, बिकॉज जो काफ़ी सारी मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो ये बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वो मतलब 15th या फिर मिड 18th सेंचुरीज में बने थे। एंड दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी डेटेड, कि जो दूसरे जो बिलोंगिंग थे वो सेकंड कैटेगरी के में जो क्या थे वो सर्कुलेटेड ओरली मतलब वो बोल के बताए गए थे और उनका ये नहीं पता कि वो मतलब कौन से एंसेस्टर से लिए गए या वो कितने पुराने हैं, तो इसीलिए वो डेट नहीं किए जा सकते। Pirs and temples. From the 16th century, people began to migrate in large number from less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. That what happened, जो 16th century में जो people थे जो इनफर्टाइल, जहाँ पे ज़्यादातर मतलब फार्मिंग वगैरह नहीं की जा सकती है, वो ज़्यादातर जो साउदर्न ईस्टर्न पार्ट में आ गए थे बंगाल के, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड था फॉर फार्मिंग। एंड एज दे मूव ईस्ट वर्ड्स दे क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड ब्राउट अप द लैंड अंडर राइस कल्टिवेशन, कि जैसे जैसे वो मतलब मूव करते गए ईस्ट की तरफ, वो मतलब लैंड को वो फॉरेस्ट को काटते गए ताकि वो लैंड तैयार कर सके फॉर द राइस कल्टिवेशन। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर folk and shifting cultivators, often tribal, merged with the new communities of peasants, and the coincided with the establishment of Mughal control over Bengal, with the capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. So what happened कि इससे क्या हुआ, जो इस्टेब्लिशमेंट था मुगल का, जो कंट्रोल था ओवर बंगाल विद द कैपिटल इन द हार्ट ऑफ ढाका, ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क्यूज दैट सर्व्ड एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज एरियाज। कि मुगल के अंडर ऑफिशियल एंड फंक्शनरीज ने क्या किया, इन एरियाज में रिसीव लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क्यूज, कि जो उनको मिलते थे लैंड वो ले जाते थे एंड उनमें मॉस्क्यूज बना दिए जाते थे that served the centers for the religious transformation in the area of Bengal. And the early settlers sought some order and assurance in unstable conditions of new settlement. These were provided by the community leaders, who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers. People referred to them with the affection and respect as peers. कि क्या हुआ कि उनको कम्युनिटी लीडर्स दिए जाते थे जो टीचर्स की तरह या फिर एडजुसिटेटर्स की तरह काम करते थे, एंड वो लोग उनको ये भी बोलते थे कि उनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, तो पीपल उनको रिस्पेक्ट देते थे एंड दे कॉल देम पीर्स, ठीक है। एंड दिस टर्म इंक्लूडेड सैंट्स और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज, डेयरिंग colonizers and defied soldiers, various Hindu and Buddhist deities, and even animistic spirits. The cult of peace became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal. कि उनके जो स्टैचू श्राइन्स काफ़ी सारे मतलब बंगाल के रीजन्स में आप लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड बंगाल ऑल्सो विटनेस्ड अ टेम्पल बिल्डिंग spree from the late 15th century which culminated in the 19th century. कि 15th century में काफ़ी सारे टेम्पल बिल्ड हुए which culminated in the 19th century. We have seen that the temples and other religious structures were often built by individuals or group who were becoming powerful. कि जो temples हैं वो किस लिए बनाए जाते थे, ताकि वो demonstrate कर सकें उनकी powers को, या फिर उनकी जो piety जो भी उनको proclaim करने के लिए बनाए जाते थे temples. And
वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, जो पावर गेन कर रहे थे ना ग्रुप्स, जो लोकल ग्रुप्स जो पावर गेन कर रहे थे उनके द्वारा बनाए जाते थे टू शो देयर पावर. एंड मेनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ड विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स. कि जो मॉडेस्ट ब्रिक या फिर टेराकोटा टेम्पल्स वो बनाए जाते थे बंगाल में, और वो सपोर्ट ऑफ सेवरल कि काफ़ी सारे लो ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते थे, सच एज द कोलू ऑयल प्रेसर्स एंड कंसारी बेल मेटल वर्कर्स. एंड द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. Many families belonging to these social groups availed of these, and as their social and economical position improved, they proclaimed their statues through the construction of temples. And when local deities once worshipped in thatched huts in villages gained the recognition of Brahmins, कि जो local deities once worshipped in thatched huts in villages, के जो villages में thatched huts, जो मतलब क्या बोल सकते हो कि घास फूस के द्वारा जो भी घर से बनाए जाते थे, उनमें जो लोकल डाइटीज को जब वर्शिप किया जाता था, गेन द रिकग्नाइजेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, एंड देयर इमेजेस begin to be housed in temples, and the temples begin to copy the double roofed, or you can say कि dotala, a four roofed chochala structure of thatched huts. Remember that the Bangla dome in chapter 5, and this led to the evolution of typical Bengali style in temple agriculture, architecture sorry. कि इसीलिए जो बंगाली टेम्पल्स है वो नॉर्मल टेम्पल्स से थोड़े से अलग थे, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर इससे लिया गया था, ठीक है. एंड इन द कंपेरेटिवली मोर कम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, फोर ट्रायंगुलर रूफ्स placed on the four walls move up to the converge on a curved line or a point. कि क्या है, मैं आपको बता देती हूँ कि मेनली ऐसे टेम्पल क्या होते थे कि इनके मतलब फोर ट्रायंगुलर और यू कैन से वट एवर यू कॉल इट, कि ऐसे करके रूफ से बना दिए जाते थे, एंड उनके टॉप पे एक कर्व्ड लाइन, on a curved line or a point, and temples were usually built on a square platform, ठीक है. The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles और terracotta tablets, whatever you can say them, ठीक है. कि बाहर वाली जो उनके walls होते थे उनको decorate कर दिया जाता था, but other walls of many temples were decorated with paintings, ornamental or terracotta plates. In some temples, particularly in Vishnupur in the Bankura district of West Bengal, such as decorations reached a high degree of excellence, कि काफ़ी ज़्यादा development हो गई थी decorations में. So now we will study about fish as food. So traditional food habits are generally based on locally available items of food. कि जो एक food habits है एक region की, वो किस पे depend करते हैं कि कौन से resources available हैं उस place पे. And Bengal is a riverine plain which produces plenty of rice and fish. कि बंगाल में ज़्यादातर क्या है, rice and fish ही होती है. And understandably these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. Fishing has always been an important occupation, and Bengali literature contains several references to fish. What is more, terracotta plaques on the walls of temples and viharas, Buddhist monasteries, and depict scenes of fish being dressed and taken to the market and baskets. कि क्या है, जो ज़्यादातर क्या होता है, फ़िश ही पकड़ी जाती है. देखो इस स्टैचू में भी फ़िश दिखाई गई है कि जो बंगाली जो भी एग्रीकल्चर वगैरह में बंगाली की जो डेवलपमेंट है, बंगाल की जो डेवलपमेंट है, उनमें भी ज़्यादातर फ़िश का जो रोल है वो है. तो ज़्यादातर क्या है कि जो टेम्पल्स के वॉल हैं उस पर भी सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें क्या है, फ़िश को तैयार किया जाता है ताकि वो मार्केट में ले जाके बेची जा सके या फिर खाई जा सके. सो ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, कि वो नॉन वेज नहीं खा सकते थे जो ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है. बट द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड द ब्राह्मिकल अथॉरिटीज़ रिलैक्स दिस प्रोहिबिशन फॉर बंगाल ब्राह्मण्स, के जो बंगाली ब्राह्मण्स थे, जो बिकॉज बंगाल में तो ज़्यादातर फ़िश ही होती थी, ठीक है, वो ज़्यादातर पॉपुलैरिटी जो थी वो फ़िश की थी. तो इसीलिए जो बंगाल ब्राह्मण्स थे उनको इजाज़त दे दी गई थी कि हाँ तुम लोग खा सकते हो फिश या फिर नॉन वेज फूड खा सकते हो. एंड द Brihadadharma, a Puran, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish. कि fish की काफ़ी सारी varieties खा सकते थे वो. So I think this was all about the chapter. I hope that you understood the chapter. If you have any doubt, leave it in the comments. Like, share and subscribe to our channel. I meet you in the next chapter. Bye bye.